स्वामी जी, जैसे पहले जो हमारे पास जानवर होया करते थे, गाय भैंस होते थे, तो उनकी दूध देने की लिमिट थोड़ा फिक्स होती थी, मतलब कोई कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही होती थी। लेकिन जब से हमने क्रॉस ब्रीडिंग शुरू की है, जैसे विदेशों की गायें से अपने बैल और जो, तो दूध देना और जो नए जानवर पैदा हो रहे हैं वो एक अच्छी किस्म के, अच्छी नस्ल के पैदा हो रहे हैं। इसी प्रकार हमने अब हमने कम ज़मीन पे अच्छा बीज बो के ज़्यादा पैदावार करनी शुरू कर दी है। एक टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हमें। क्या हम किसी तरीक़ों से मनुष्यों में भी कुछ प्रयोग करके अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे पैदा करा सकते हैं जो कि अच्छे समाज का निर्माण कर सकें? कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की एक साइंस है, जिसे हम साइंस ही कहते हैं, जिसमें समय का बहुत महत्व बताया गया है कि अगर प्रतिभाशाली बच्चे पैदा करता है तो माता पिता या दंपति को आपस में उस समय अंतराल में ही मिलन करना होता है उसके अनुसार। तो ये कहाँ तक सच है और आप क्या मानते हैं? देखो, अगर तुम पौराणिक किताबों को पढ़ के और सब चीज़ों को करके अच्छे बच्चे पैदा करने के उपाय करोगे तो समय बहुत व्यर्थ जाएगा। मैंने भी ऐसे बातें बताई हैं, दिव्य बालक के जन्म की तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसमें मैंने इसकी चर्चा की है। लेकिन इतनी फुर्सत किसे? एक आदमी टकाहारा घर में आता है, उसे कहा कि अब दिव्य बालक के जन्म की तैयारी करें। उसके अंदर जो अतृप्त चेतनाएं तड़प रही हैं वो उनको बाहर निकालने के लिए चिंतित होता है। तो मेरा मानना यह है, अगर वाकई में इस तरह की तैयारी करनी है तो इसके लिए हमें लॉ का उपयोग करना पड़ेगा। हम लोगों ने कितनी चीजों को मनुष्यों से जबरदस्ती करा दिया। जैसे हम लोगों ने बहुत से कौमों में इंजेक्शन अच्छे नहीं माने जाते थे, लेकिन सरकार ने लॉ ला के और सब चीजें करके पोलियो के सबको इंजेक्शन पिलवाए, नहीं पिलवाए। उसी तरीके से बहुत तरीके के नियम है जो सरकार जबरदस्ती करवाती। तो ऐसा भी नियम लाया जा सकता है कि आपको आपका बच्चा अच्छा है कि नहीं है, इसके लिए डॉक्टरी टेस्ट की जरूरत होगी, अप्रूवल की जरूरत होगी। पहली बात तो यह है कि इस तरीके के नियम और गहरे भी लाए जा सकते हैं कि जो लोग इस तरीके के बच्चों के लिए तैयार हैं कि सरकार की देखरेख में या अच्छे शुक्राणुओं के उपयोग करके बच्चे पैदा करें, और बच्चों की लिमिट भी 1 या 2 से अधिक नहीं होगी, ऐसे इंसान को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस तरीके के नियमों को लाया जा सकता है कि हम, अगर जो लोग प्रेम करते हैं उनके प्रेम विवाह को हम स्वीकृति दिलवाएंगे, सरकार पूरा समर्थन देगी, उनको सरकारी नौकरी भी देगी। फिर प्रेम करने वालों को इस तरीके की समझ होती है, क्योंकि दो प्रेम जब करते हैं तो उनको संग में रहने का इतनी तड़प होती है कि जरूरी नहीं है कि बच्चे 4 हों कि 6 हों, इस पे ध्यान नहीं होता। तो प्रेमियों की जो समझ है उसी को अच्छे ढंग से उपयोग करके सरकार की प्रेम पे जो है बैन हटा के प्रेमियों को सपोर्ट करके, 2 अपोजिट कास्ट या 2 लोग जो प्रेम करते हैं जब वो विवाह करेंगे तो सरकार उनको सरकारी नौकरी भी देगी, साथ साथ एक कमिटमेंट लिखवाएगी कि उनके 2 बच्चे इस तरीके से होंगे जो सरकार की देखरेख में पैदा होंगे। यदि इससे हटके वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, जॉब चली जाएगी, फंड सब चला जाएगा। और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि बच्चे किस तरीके से हमें पैदा करने हैं, इस पे आज विज्ञान के पास बहुत समझ है। विज्ञान का उपयोग करना चाहिए, यहां से बाबाओं को हटा देने की जरूरत है। किसी भी तरीके के धार्मिक ज्ञान देने, वो आध्यात्मिक ज्ञान देने की जरूरत नहीं है बच्चे पैदा करने की। दिया मैंने भी है, मेरी भी मत मानो, वैज्ञानिकों की मान लो, वो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। विज्ञान का उपयोग होना चाहिए इस तरीके की चीजों में, लेकिन विज्ञान कई तरीके का है, मनोविज्ञान भी उसमें विज्ञान ही। मैं अभी कहूं आपसे जाके कि विवाह जो कर रहे हैं उन पे ये नियम लगाइए, वो भड़क जाएंगे, सरकार को वोट नहीं मिलेंगे, फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीतियां शुरू हो जाएंगी। और मैं आपसे कहता हूं राजनीति ही कर लो, क्योंकि वो राजनीतिक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान कहता है जिसकी संख्या अधिक है उसके फेवर की बात करो। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या इतने पृथ्वी पे हिंदू हैं जितने लवर? क्या इतने मुस्लिम हैं जितने लवर? क्या इतने ईसाई हैं जितने लवर? सबसे बड़ी संख्या जब लवर्स की है तो लवर्स के ही मनोविज्ञान को कंट्रोल में करके उनको आगे लाओ और इस तरीके की चीज शुरू की जा सकती है।
पर सरकार अभी भी इतने सालों से हिंदू मुस्लिम पे वो इस मुद्दे देखो पे भाई, तो आप एक आने बात से- यहाँ पे प्लीज, तुम भी फिर हिंदू मुस्लिम पे सरकार है ये बात करके तुम भी कांग्रेस और सरकार के बीजेपी करने बेस लगे। पे तुम भी आप- कांग्रेस और बीजेपी करने क्या उन्हें तुमने ये विचार दिया प्रेमियों पे लाओ? क्या तुमने उन्हें विचार दिया? तुमने जाके जंतर मंतर पे खड़ी हुई कि प्रेम को सम्मान दो? नहीं, इस तरीके से नहीं खड़ी हुई, तुम पीछे खड़ी हुई, किसी के अकेले नहीं खड़ी हुई। तो कृपया करके ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम का तुम भी छेड़ रहे हो, तुम प्रेम का आंदोलन छेड़ो। मैं जो बात कह रहा हूं तुम कोशिश करो इसको फैलाओ। तो आप ये भी कह रहे हैं कि मतलब प्रेम विवाह में जो बच्चे होंगे वो प्रतिभाशाली होंगे? मैं ना बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं प्रेम विवाह की मानसिकता ऐसी होती है कि दो प्रेमियों को लेना देना नहीं होता कि बच्चे अच्छे पैदा करेंगे। उनको ये होता भैया संग रहने की परमिशन दे दो। उनके माँ बापों को ये होता ये ससुरे संग रहने की परमिशन लेंगे, इससे बदनामी होगी। लेकिन बदनामी की जगह यदि सरकार उन्हें जॉब दे दे तो माँ बाप को बदनामी नहीं होती, माँ बाप का दहेज बचता है, बैंड बाजा के खर्चे बचते हैं। माँ बाप कहेंगे बेटा जाओ कर लो, फिर सरकार उनसे कहे कि करने से पहले तुमको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो कहेंगे हाँ हाँ भर देंगे। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, दो प्रेमियों से पूछो कि तुमसे एक फार्म भरवाया जाएगा कि तुम्हें कोई बच्चे पैदा नहीं करने, क्या तुम विवाह करना चाहते हो? वो कहेंगे हाँ भैया करना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए बच्चे। जाओ अभी तुम जाके एक सर्वे कर सकते हो, मेरी इस बात पे सर्वे कर लो, जनसंख्या लोग लिखें। अगर ये पोस्ट कहीं पड़ती है तो नीचे कमेंट लिखें कि हाँ हम प्रेमी हैं, विवाह करना चाहते हैं, तुम्हें बच्चे चाहिए नहीं चाहिए, इस पे एक सर्वे कर लो। तो राजनीतिक शास्त्र का उपयोग, मनोविज्ञान का उपयोग और फिर विज्ञान का उपयोग इस जगत को अच्छे बच्चे देने का काम हो सकता है। स्वामी जी, बच्चों का परवरिश भी एक महत्व होता है ना, अच्छा बच्चा। भाई देखो, अच्छा मोबाइल होगा तभी तो तुम अच्छे सॉफ्टवेयर डाल पाओगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है, स्वस्थ मन में ही स्वस्थ आत्मा आती है। तो पहले तो स्वस्थ शरीर की बात कर लो, परवरिश की आगे की बात हो जाएगी। और सोचो ना, अगर प्रेमियों को इतना सम्मान मिलेगा तो जमाना अच्छा हो जाएगा, परवरिश की भी आगे बात कर लेंगे। तुम्हारी जब सोच है कि परवरिश पे हम पहले बात करें तो तुम्हारी हालत यह है कि पहले अच्छे सॉफ्टवेयर ढूंढ लो, उसके बाद हम मोबाइल खरीदें। गलत बात है, पहले मोबाइल खरीद लो फिर सॉफ्टवेयर ढूंढ लें। अभी स्वामी जी, देखने में आता है कि कुछ बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, कोई आंखों से, कोई कानों से, और कोई तो पूर्णतः होते हैं, आंख नाक कान तीनों, जैसे ब्लैक मूवी में। तो आप इससे क्या समझते हैं? ये साइंस कहते हैं जेनेटिकली होते हैं, कहीं पे साइंस नहीं है बात, पर ऐसा भी होता है कि एक ही परिवार में, एक ही दंपत्ति के एक बच्चा जो होगा वो पूर्णतः स्वस्थ होगा, दूसरा जो होगा वो मूक बधिर या जो इसको विकलांग कह सकते हैं वो पैदा होते हैं। मेरा सवाल यह है कि इसके पीछे के कारण क्या है? साइंस के माध्यम से देखना है। बहुत सिंपल से कारण है। एक व्यक्ति के अंदर प्रतिदिन 30,000 शुक्राणु पैदा होते हैं, एक ही से थोड़ी ना पैदा होते हैं। आज वाले निकल गए, इसमें वो जीता जो विकलांग हो सकता था। अच्छा, अगले वाले जब निकले उसमें कोई ऐसा निकला जो बुद्ध हो सकता था। हाँ, लेकिन इनके निकलने की मनोदशाओं पे काम होता है। असल में एक ही व्यक्ति किसी दिन अपनी पत्नी के साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाता है और कभी वो थकेला संबंध बनाता है, कभी वो क्रोध में संबंध बनाता है, कभी वो फ्रस्ट्रेशन में संबंध बनाता है, कभी वो ऑफिस से पिट के आया होता है संबंध बनाता है, कभी वो मोहल्ले में किसी को पीट के आया होता है संबंध बनाता है। सबकी मनोदशाएं भिन्न भिन्न। कभी आदमी मास्टरबेशन करने की मनोदशा से संबंध बनाता है, कभी आदमी दूसरे को सेटिस्फाई करने की मनोदशा से संबंध बनाता है। फिर पुरुषों की बात नहीं करो, कभी कभी महिलाएं जो हैं किचन का क्रोध उतारने के लिए संबंध नहीं बनाती हैं तो जबरदस्ती होती है। कभी कभी महिलाओं की बहुत इच्छा होती है तो वो संबंध बनाना चाहती है जब आदमी थकेला होता। मनोदशाओं, मन दशा पे आधारित होता है कि कौन सा शुक्राणु उस अवस्था में बाहर आता है, कौन सा। और शुक्राणु यूं तो बहुत सारे जीतते हैं, मतलब निकलते हैं, लेकिन कोई एक जीतता है।
तो यहाँ पे स्त्री का भी रोल है, क्योंकि स्त्री का अंडा हर एक को परमिशन नहीं देता जुड़ने की। तो निश्चित ही कौन सी मनोदशा में स्त्री कंसीव करती है, वो पुरुष के साथ सेटिस्फाई है या कभी कभी अनसेटिस्फाई में भी कंसीव करती है, तो वो भी मनोदशाओं पे भी काम होने की बात है। लेकिन इन सब से हट जाओ तो फिर मैं ये कह सकता हूं, तुम्हें अच्छे बच्चों पे काम करना है तो सीधे सीधे वैज्ञानिक लैब में बच्चे तैयार किए जा सकते हैं। और मैं जो ये बात कह रहा हूं कि मां के ऊपर डिपेंड करता है, इसको मैं एक और ढंग से भी प्रूव कर सकता हूं। जो टेस्ट ट्यूब बेबी पे काम आजकल चल रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जाते हैं, एक महिला मेरे पास आई थी कलकत्ता से, वो टेस्ट ट्यूब बेबी जहां बनते हैं उसमें ही काम करती हैं, उस अस्पताल में ही। उन्होंने बताया कि स्वामी जी एक बड़ी प्रॉब्लम ये चलती है कि वो बच्चे 7 महीने से ज्यादा स्त्री पेट में नहीं रखती, 7वें महीने में डिलीवर हो जाते हैं, 9 महीने वो नहीं रहते। टेस्ट ट्यूब बेबी 9 महीने पेट में नहीं रहता है, वो 7 महीने में बाहर आ ही जाता है, स्त्री उसको इससे ज्यादा रख नहीं पा रही है। तो मैंने कहा इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आपने बच्चा तो लैब में तैयार कर लिया, लेकिन उस अवस्था पे अभी तक काम नहीं किया जिस अवस्था पे मां उसे स्वीकार करती है पूरे ढंग से। आपने कृत्रिम ढंग से उसके ऊपर थोप दिया, उस थोपने में 7वें महीने में बाहर आ जाता है। अगर स्त्री की उन मनोदशाओं को पकड़ पाओ, अगर उसको जिस समय उसके गर्भाधान किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी उसके गर्भ में रोपित किया जाता है, तो उस समय स्त्री की मनोदशा उस तरीके की तैयार करनी चाहिए जिस दशा में वो कंसीव करने के लिए राजी हो। तो इसलिए स्त्री की मनोदशा पे बहुत काम होता है कि वो कौन से बीज को एक्सेप्ट कर रही है, किस अवस्था में। अच्छा, हमको पता आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हो गई कि गर्भ में पता चल जाता है कि इस बच्चे की ये अंग नहीं विकसित हो पा रहा है, इसके लिए कुछ? देखो, मेरे ख्याल से मानना यह है कि अगर कोई बच्चा अपूर्ण है तो उसको पैदा होने से रोका जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने बैन लगा रखा है। वो बैन लगाने के पीछे कारण है कि वो लड़की की, अगर लड़की पाएंगे तो लड़की की हत्या कर सकते हैं, और लड़की की हत्या इसलिए कर सकते हैं क्योंकि लड़की के साथ ये खतरा होता है आगे चल के नाक नहीं कटा दे। नाक कटाने का अर्थ सिर्फ एक ही होता है, लौट फिर कि कहीं किसी के साथ भाग ना जाए। और मैं ये कह रहा हूं सरकारों को काम इस पे नहीं करना चाहिए कि बच्चे की टेस्टिंग पे रोक लगाएं। सरकारों को काम इस बात पे करना चाहिए कि लड़की जो भागती है उसे कुछ इतना प्राइज दें कि भागने से सम्मान ना हो जाता हो। अगर भागने से सम्मान ना जाता होगा तो इंसान काहे अपनी लड़की की हत्या करेगा? अरे कमाल हो गया। अभी आप बोलो कि जो लड़की इस तरीके से पैदा होगी हम उसे भागने पे 1 करोड़ का इनाम देंगे। माँ बाप तो बचपन से शिक्षा देंगे, भाग भाग मिल्खा भाग। ये तो सम्मान की बात है कि सम्मान की बात है। मतलब समाज धन के सम्मान देता है। देखो, बात धन की नहीं, निश्चित ही ताकत पे तो सब डिपेंड है। आप धन की बात क्यों करो, आप लक्ष्मी की बात क्यों, आप धर्म की बात कर लो। धर्म भी तो ताकत का खेल है, हमें परमात्मा की ताकत मिल जाए, सब ताकत का खेल है। तो ताकत को सम्मान है तो कोई बुरी बात तो नहीं है ना। कल तक मैं बता रहा हूं, आज से 30 साल पहले जब मैं बल्ला उठा के खेलने के लिए निकलता था तो पीछे से भाग मम्मा भाग होने लगता था, तो मम्मी मारेगी, उठा के बल्ला भागते थे चुपके से खेलने के लिए, लौट के आके पिट लेंगे, लेकिन अभी तो खेलो। लेकिन आज की मम्मी देखो बच्चों को किट दिला रही, जा बेटा जा, धोनी बन, क्योंकि पैसा है। किसी भी चीज में जब धन का या ताकत जोड़ दी जाती है सम्मान पाने लगते हैं। आप सोचते हो धर्म का सम्मान क्यों? कोई बुद्ध का अनुयायी क्यों होने चलता है? वो कहता है यार ये बढ़िया तरीका है, तलवार उठाई दी, इतने राजा अपने मुकुट ऐसी रख गए। बुद्ध तो बड़ी टेक्निक है। ओशो के आने के बाद तो बुद्धत्व का और खेल चल गया, रोल्स रॉयल मिलती। अभी मैं एक मित्र आए थे हमारे पास, बहुत प्यारे मित्र थे, पुष्पेंद्र नाम है उनका, बता दे रहा हूँ। पुष्पेंद्र तू भी सुन ले यार, कमेंट करना। मुझे पता नहीं, तो उन्हें उस दिन मजाक में कही थी कि बड़ा सीरियसली पूछा था, लेकिन बात बड़ी अच्छी थी। वो मेरे साथ कहीं गाड़ी पे बैठे जा रहे थे, मैं कार चला रहा था,
कार की स्पीड लगभग 100-110 तक आ गई थी। वो मेरे साथ पास में आगे बैठे हुए थे, क्योंकि वो ओशो को भी सुनते थे और ओशो के बारे में भी है, ओशो बड़ी तेज स्पीड में गाड़ी चलाया करते थे। तो उन्होंने बड़े मुस्कुरा के पूछा, कह लगे स्वामी जी क्या बुद्धत्व के बाद गाड़ी तेज चलाना भी कोई नियम है? तेज गाड़ी चलानी पड़ती है भाई, मुझे तुझे आज तक नहीं पता, तूने उस दिन मजाक में पूछी, सीरियसली पूछी, लेकिन ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, बड़ा अंदर से मुस्कान फूटी। मैंने कुछ उस समय बोला नहीं, लेकिन जो है बात सिर्फ इतनी सी है कि ताकत का ही तो खेल है। हर चीज में आदमी ये तो चाहता है कि ये एक्टिव हो गया, ये तेज हो गया, बुद्धत्व के बाद जीवन खिल गया, तो ताकत का सम्मान है, नो डाउट, और होना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। ताकत का अपमान नहीं होना चाहिए। ताकत का अपमान करने वालों ने ही देश को दीन दरिद्र बनाया। ताकत का सम्मान हो, लेकिन पॉजिटिव दिशा में हो। हम बच्चे को एक चॉकलेट दे के कहते हैं कि बेटा तू पढ़ना तो तुझे चॉकलेट मिलेगी, एप्रिसिएशन है, क्या गलत बात है? मैं आदमी की मनोवृत्ति को महत्वाकांक्षा नहीं दे रहा, उसे जीतना सिखा रहा हूं, और वो जीतना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ये कि हारा तो कोई बुरी बात नहीं, उसके लिए भी आगे की तैयारी होनी चाहिए। अब किसी की लड़की को भागने पे 1 करोड़ रुपया मिले, सम्मान की बात होगी, लेकिन किसी की नहीं भाग पाए तो ये अपमान की नहीं होनी चाहिए। कि फिर उल्टा नियम हो गया कि लड़कियां भाग रही हैं, 1 करोड़ रुपया मिल रहा, अब फिर लड़कों की हत्या करो गर्भ में। वो तो भागेगी नहीं है, मतलब इतना सम्मान दे रहे हैं, आप समझे नहीं, वो बात की बात है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि किसी भी ताकत को जब जोड़ो उससे, तो उसके साथ साथ इतनी समझ भी जोड़ो कि फिर नहीं पाने पे अपमान नहीं होना चाहिए। खैर, अच्छा, जो पैदा हो गए हैं, इस तरीके से बच्चे, उनका किस तरीके से हम पालन पोषण करें कि उनको कभी ये ग्लानि ना लगे कि अब उनको पालन पोषण नहीं करना है, आप तो उन्हें सिर्फ समझ देनी है कि आगे का ठीक कर लो, तुम तो बेटा फंसी गए चक्कर में। जो भीड़ में फंस जाता है उसको अब ये नहीं सिखाया जाता कि तुम कार अब उड़ने वाली बनाओ और निकल जाओ, उसको ये सिखाया जाता है अगली बार ना फंसना। अच्छा, आगे आगे ट्रैफिक ना कर देना। तो अब जो यहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं, अब हम लोगों को इस तरीके से जीना है। और सच कहें, जिन बातों को मैं कह रहा हूं, इस बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम एक पीढ़ी को पूरी अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कम से कम एक पूरी पीढ़ी इस जहर को पीने को तैयार हो कि हम सब अपने अब मजे के लिए ना करके हम कम से कम आगे के जीवन की एक तैयारी करें। और ये भी आपको बता दूं कि जो व्यक्ति इस भावदशा से भर के जगत के लिए जीता है कि मैं चलो आगे जगत को अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन में भी पीड़ाएं लेने को तैयार होऊंगा, निश्चित जानो उसे इस पीड़ा में भी मजा आता है। जैसे साइंटिस्ट लग जाते हैं। हाँ, वो लगते हैं साइंटिस्ट, 10,000 साल बाद की चिंता कर रहे हैं। अब कोई कह रहा है कि सूरज जो है एक दिन इतना गर्म होगा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, वो चिंतित है। अब भाई अभी थोड़ी ना हो रहा गर्म, तो क्यों चिंतित है, क्यों मरा जा रहा? अभी हरियाणा में आके कोई वैज्ञानिक कहे कि 60,000 करोड़ बाद जो है वो सूरज जो है वो नष्ट हो जाएगा, तो हरियाणा भी तो उठ के तुरंत कहेगा के बे तू बचा रहेगा के कि तू बचा रहेगा के तू भी मर जाएगा। लेकिन उसकी जो चिंता है वो मनुष्य पूरी जाति के लिए है और वो अच्छी है।